हेलो एवरीवन। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने अपने वन कंपोनेंट सिस्टम सल्फर सिस्टम की बात की थी और टू कंपोनेंट सिस्टम का बेसिक पढ़ा था कि टू कंपोनेंट सिस्टम में कैसे होगा। हमारे पास टू कंपोनेंट सिस्टम का सिर्फ एक एग्जांपल है, दैट इज लेड सिल्वर सिस्टम। बट लेड सिल्वर सिस्टम करने से पहले कुछ बेसिक चीजों की बात करते हैं। हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं गिब्स का फेस रूल, दैट F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। अभी तक हम क्या कर रहे थे, वन कंपोनेंट सिस्टम। तो अगर C की वैल्यू 1 थी तो F की वैल्यू डिपेंड कर रही थी इस फेस पर F की जो मिनिमम वैल्यू थी वो क्या हो सकती थी, 0। मिनिमम यही है, इससे नीचे नहीं जा सकते, जैसे सल्फर सिस्टम में था 0 वैल्यू के लिए। अगर यहां से अब आप फेस की P की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 3। इसका मतलब है वन कंपोनेंट सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ 3 फेसेस क्या कर सकते हैं, को एग्जिस्ट कर सकते हैं। मीन्स 3 फेस को एग्जिस्ट। बट सल्फर सिस्टम में जैसे हमारे पास 4 फेसेस थे, तो अगर हम 4 फेस के लिए अगर P की वैल्यू हम 4 कर देते, C की वैल्यू 1 कर देते, तब हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आती, तब F की वैल्यू आती है -1, विच इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए कभी भी 4 फेसेस कांट को एग्जिस्ट। जैसे सल्फर सिस्टम में था कभी भी 4 फेसेस एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे। बट हेयर इन टू कंपोनेंट सिस्टम एज C की वैल्यू कितनी है, 2, C की वैल्यू 2 है, तो F की अगर मिनिमम वैल्यू भी मैं 0 लेके चलूं, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 से नीचे नहीं जा सकती, वो तो हमें यहां से ही पता लग गया था। तो अगर F की वैल्यू मिनिमम 0 भी है तब 0, ये 2 माइनस 2 प्लस 2। तो अब की बार 4 फेसेस एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो टू कंपोनेंट सिस्टम में 4 फेस को एग्जिस्ट कर सकते हैं। बट हमने लास्ट टाइम एक इक्वेशन पढ़ी थी, दैट इज रिड्यूस्ड फॉर्म। दैट इज F डैश इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 1। ये थी हमारी रिड्यूस फॉर्म, और ये तब आई थी जब सिस्टम के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना हो प्रेशर का, मींस नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो टू कंपोनेंट सिस्टम में 4 फेसेस कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। बट अगर उसके ऊपर प्रेशर का इफेक्ट हुआ तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, रिड्यूस फॉर्म। और ये रिड्यूस फॉर्म में तब भी 3 ही फेस इकट्ठे एग्जिस्ट कर सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं कर सकते। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है टू कंपोनेंट सिस्टम में। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना टू कंपोनेंट सिस्टम। हमारे पास टू कंपोनेंट सिस्टम का सिर्फ एक एग्जांपल है, दैट इज लेड सिल्वर सिस्टम। लेड सिल्वर सिस्टम यानी PBAG सिस्टम। अब हमने पिछली बार जब टाइप्स की बात की थी तब हमने 2 तरह के टाइप बात किए थे, एक वो जो आपस में रिएक्ट नहीं करते दोनों कंपोनेंट, और एक वो जिसमें आपस में रिएक्शन होती थी, फिर उसमें फर्दर कॉन्ग्रेंट है या इनकॉन्ग्रेंट है हम वो चेक करते थे। ये वो सिस्टम है जिसमें आपस में दोनों कंपोनेंट रिएक्ट नहीं करते। तो लेड और सिल्वर अलग अलग रहेंगे, कोई रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन के बाद हमारे पास कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा। पहली चीज तो इसमें ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, एज यहाँ पर हमारे पास 2 कंपोनेंट है, एक लेड कंपोनेंट एक सिल्वर कंपोनेंट है। C की वैल्यू कितनी है, 2। टू कंपोनेंट सिस्टम है ये। ठीक है, अब 2 कंपोनेंट में एक है लेड और एक है सिल्वर। अब बात करते हैं दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, दैट इज इस फेस। अब आते हैं इसके फेस पे। तो जब इसके सिस्टम की बात की जाती है तो यहाँ पर टोटल 4 फेस एग्जिस्ट करते हैं। वो 4 फेस है हमारे पास सॉलिड लेड है तो सॉलिड सिल्वर भी होगा। ठीक है, अब दोनों सॉलिड फेस में आ गए तो दोनों मेल्टेड फॉर्म में भी होंगे। ठीक है, तो तीसरी होती है इनका सोल्यूशन ऑफ PB एंड AG। अब इनके सोल्यूशन के वैसे तो 2 फेस बन सकते थे अगर ये दोनों एक दूसरे में इमिसिबल हो, बट दे आर मिसिबल। ठीक है, तो मिसिबल है, कंप्लीटली मिसिबल है, इसीलिए इनके अलग अलग फेस नहीं बन रहे, एक ही फेस आएगा। और लास्ट क्योंकि ज्यादा हीटिंग हो जाएगी तो इनके क्या आ जाएंगे हमारे पास, वेपर फेस। डन। तो सबसे पहले हमने कंपोनेंट देख लिए, हमारे पास फेसेस आ गए। अब कितने फेस एग्जिस्ट करेंगे वो डिपेंड करता है किस पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। जब इस सिस्टम को नोट किया गया लेड एंड सिल्वर सिस्टम को, तो इसमें देखा गया कि इसके ऊपर प्रेशर का इफेक्ट क्या निग्लिजिबल है।
negligible effect on equilibrium. As pressure का इफेक्ट क्या negligible, then the equation changes into reduced state. तो इसे हम क्या कहते हैं, reduced state. कि अभी क्या बन गई, reduced state. तो हम अब reduced state का फॉर्मूला यूज करेंगे, that is f dash is equal to c minus p plus 1. आपने इसे फॉर्म को यूज करना, ठीक है. अब f dash is equal to c minus p plus 1. अब f dash की वैल्यू है, अब कंपोनेंट तो हमारे पास 2 ही है, ये तो हमारे पास 2 कंपोनेंट सिस्टम है. f dash की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0. और अगर ये 0 है, ये 2 है, तो फेस कितने हो सकते हैं, 3. दैट मीन्स इसके अंदर मैक्सिमम 3 फेसेस कैन को एक्सिस्ट. तो ये चीज यहां से पता लगती है कि यहाँ पे सिर्फ 3 ही फेस को एग्जिस्ट कर सकते हैं, बिकॉज इक्वेशन रिड्यूस्ड है. अगर नॉर्मल होती, जैसे हमने ऊपर बात की थी, तब 4 फेस हो सकते थे, बट क्योंकि प्रेशर का इफेक्ट नेग्लिजिबल है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 फेस एग्जिस्ट करेंगे. ओके, अब आते हैं इसके फेस डायग्राम पे. तो मैं इसका फेस डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ. अलग है इसका फेस डायग्राम, ठीक है. अब फेस डायग्राम में हमने लास्ट टाइम बात की थी, हमारे पास तरह तरह के डायग्राम थे जब 2 कंपोनेंट सिस्टम आता. एक था प्रेशर टेम्परेचर, एक था टेम्परेचर कंसंट्रेशन, एक था कंसंट्रेशन टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है. अदर वाले को कांस्टेंट रखना था, बिकॉज इस टाइम पे प्रेशर का इफेक्ट क्या, नेग्लिजिबल. तो प्रेशर क्या हो गया हमारा, फिक्स यानी कि कांस्टेंट. तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो अब हम लेंगे टीसी ग्राफ, यानी कि बचे हुए दोनों टेम्परेचर एंड कंपोजिशन ग्राफ. तो इधर की साइड मेरा होगा टेम्परेचर ग्राफ में, और नीचे की साइड मेरी होगी कंपोजिशन. डन. ये बिल्कुल अलग है, पिछली बार वाले में अलग था, उसमें एरियाज देखते थे, लाइंस देखते थे एंड ट्रिपल पॉइंट देखते थे, जो कॉमन पॉइंट आता था. यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अलग होगा हमारा, ठीक है. यहाँ पे कोई ट्रिपल पॉइंट नहीं होगा, यहाँ एक नया पॉइंट आएगा जिसे हम बोलेंगे यूटेक्टिक पॉइंट. ये है 327 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर होगा 961 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. ये जो टेम्परेचर आया, ये वाला जहां पे मैच हो रही है कर्व, तो ये है 303 डिग्री सेल्सियस. डन. इस पॉइंट को हम बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट, ठीक है. ये हमारा यूटेक्टिक पॉइंट है. अब ये जो लाइंस है, बिकॉज टेम्परेचर आ गया इस साइड पे, नीचे क्या है कंपोजिशन. अब बात करते हैं कंपोजिशन की. कंपोजिशन में एक साइड हम लेंगे सिल्वर और एक साइड लेंगे हम लेड, ठीक है. यहां मेरा 100% सिल्वर है और यहां मेरा 0% सिल्वर है. ये मेरा 0% लेड है और ये मेरा 100% लेड है. डन. ये परसेंटेज मीन्स जब मैं इधर मूव कर रही हूं तो मैं क्या कर रही हूं, सिल्वर के अंदर किसकी एडिशन कर रही हूं, लेड की एडिशन. तो हम इस पॉइंट पर पहुंचे, यानी इसके अंदर हमारे पास सिल्वर है और लेड है. तो इस पॉइंट की अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं, बिकॉज ये लेड की तरफ ज्यादा है, तो इसमें लेड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी. तो लेड की कंसंट्रेशन है यहाँ पे 97.4%. और जो ये वाला पॉइंट सिल्वर आ गया, इसकी कंसंट्रेशन है 2.6%. हमेशा 100 बनेगी, ठीक है. अगर आप इधर से चल रहे हो, इधर मतलब प्योर लेड है, लेड में आप सिल्वर ऐड करते जा रहे हो, तो ये लेड के ये वाली लाइन, ये वाला पॉइंट इस लाइन के नियर अबाउट है, मीन्स लेड का अमाउंट ज्यादा होगा, सिल्वर का अमाउंट कम होगा. डन. ये है हमारा फेस डायग्राम, ठीक है. मैं इसे नाम दे देती हूँ, जैसे ये मेरे ओ पॉइंट आ गए, इसे मैं कॉमन दे रही हूँ ओ, इसे मैं दे रही हूँ ए नाम और इसे मैं दे रही हूँ बी नाम, ठीक है. अब आते हैं इसके एरियाज में, जो हमारी लाइन्स है इनके बीच में क्या क्या है. हमारे पास 4 फेसेस हैं. एक हमारे पास सॉलिड फेस है, एक हमारे पास लिक्विड फेस, 2 सॉलिड है, एक लिक्विड है और एक वेपर फेस है, ठीक है. बिकॉज यहाँ पर ये सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट है, तो यहां पर होगा लिक्विड प्लस सॉलिड सिल्वर मेल्टिंग पॉइंट से नीचे. इस एरिया में बिकॉज इधर किसका मेल्टिंग पॉइंट है, लेड का, तो यहां पर आ जाएगा हमारा लिक्विड प्लस सॉलिड लेड. यहां पे कौन सा होगा, दोनों ही इस टेम्परेचर पर आकर मेल्ट हो चुके हैं, तो यहां लिक्विड फॉर्म है. इससे हायर पे हमारी वेपर फॉर्म होगी. डन. तो हमारे पास ये आ गया, लिक्विड भी आ गया, सॉलिड भी आ गया, सॉलिड भी आ गया. यानी इस पॉइंट पर एक साइड पे सॉलिड है,
सिल्वर एक साइड पे सॉलिड लेड है और लिक्विड फेस है, तो इस पॉइंट पे 3 फेस को एग्जिस्ट कर रहे हैं। डन। अब हम इन्हें 1 बाय 1 स्टडी करना शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं कर्व OA। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इस कर्व की। कर्व है हमारी OA कर्व। ये जो OA कर्व है ये किसकी कर्व है? सिल्वर की, बिकॉज ये किसका मेल्टिंग पॉइंट है? सिल्वर का। तो मैं यहां लिख रही हूँ 961 डिग्री सेल्सियस है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर, और ये जो 327 डिग्री सेल्सियस है ये है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड। ठीक है, तो ये किसकी कर्व होगी? सिल्वर की। अब सिल्वर इस लाइन के अराउंड क्या हो रहा है? सॉलिडिफाई हो रहा है, तो ये आ गई हमारी फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ सिल्वर। आप यहां भी लिख सकते हो, ठीक है, इसके ऊपर यह फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ AG। डन। आगे हमारे पास जिसमें हमारा प्योर सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? प्योर सिल्वर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है मेरा? 961 डिग्री सेल्सियस। डन। अब हमने क्या करना है? इस पॉइंट से स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट A से हमें O की तरफ मूव करना है। एज वी मूव फ्रॉम A to O, हम सिल्वर में किसकी एडिशन कर रहे हैं? लेड की एडिशन। एज A to O, पॉइंट A to O जैसे हम मूव कर रहे हैं, PB इज एडिड टू सिल्वर। ठीक है, तो हम किस पॉइंट पे पहुंचेंगे? रीच एट पॉइंट O। एट पॉइंट O हमारे पास एक मिनिमम अमाउंट आ गया, दैट इज 2.6% ऑफ सिल्वर एंड 97.4% ऑफ लेड। ये मिनिमम है। यहां पर ये क्या हो गया? सैचुरेट हो गया। इससे नीचे नहीं जा सकते। इससे नीचे आप सिल्वर में कुछ भी ऐड करो, मतलब इससे आप अगले नीचे जाने की कोशिश करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसका सैचुरेटेड पॉइंट है। इस पॉइंट O को हम बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट। ये क्या है मेरा? यूटेक्टिक पॉइंट है। इससे नीचे नहीं जा सकते। ये इसकी सैचुरेटेड आ चुका है, सैचुरेशन हो चुकी है। यहां पर जो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है वो है मेरा 303 डिग्री सेल्सियस। ये मेरा लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। इससे नीचे टेम्परेचर पॉसिबल ही नहीं है, तो ये आ गया मेरा यूटेक्टिक पॉइंट। डन। अब इस कर्व की बात करूं, इस कर्व में अराउंड OA कितने फेस है? 2 फेस है। मैंने यहां लिखा भैया लिक्विड और सॉलिड सिल्वर, तो फेस कितने हो गए? 2। कंपोनेंट कितने हैं? 2। तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो। 2 - 2 + 1, दैट मीन्स F की वैल्यू कितनी आ गई? 1। डन। तो यहां पर एक ही वेरिएबल है। ये क्या है? यूनिवेरिएंट। यूनिवेरिएंट मीन्स आप एक वेरिएबल को चेंज करो। आप एक पर्टिकुलर कंपोजिशन ले लो, इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे, इस कर्व पे सिर्फ यही टेम्परेचर एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सिर्फ और सिर्फ यही कंपोजिशन एग्जिस्ट करेगी। तो यहां पर एक कर्व क्या है? एक यूनिवेरिएंट आ गई। क्लियर। अब चलते हैं दूसरी कर्व पे। अब आते हैं अपनी कर्व OB पे। कर्व नंबर OB स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट B to O। B पॉइंट हमारा क्या है? किसका मेल्टिंग पॉइंट है? ये है हमारा मेल्टिंग पॉइंट प्योर लेड का, 100% लेड का। जैसे ही हम B से O की तरफ मूव कर रहे हैं, हमारा जो सॉलिड लेड है वो क्या हो रहा है? सॉलिडिफाई हो रहा है। ठीक है, तो सॉलिडिफाई हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगी हमारी? फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ PB। इस पर भी लिख देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ PB। ठीक है, किसकी कर्व आ गई? फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ PB आ गई मेरे पास, यानी कि लेड की फ्रीजिंग पॉइंट कर्व आ गई। डन। ऐसे ही स्टार्ट करो जैसे इसकी बात करी थी, फ्रॉम पॉइंट A to O, पॉइंट B to O। अब पॉइंट क्या हो गया? B to O। जैसे आप B से O की तरफ मूव कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? लेड के अंदर सिल्वर का एडिशन कर रहे हो। Ag इज एडिड टू लेड। ठीक है, मिनिमम पॉइंट क्या पहुंचेगा? एट पॉइंट O। मिनिमम कंपोजिशन कितनी है? 2.6% ऑफ सिल्वर, 97.4% ऑफ लेड। और इस पॉइंट पे टेम्परेचर कितना आ गया? 303 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करो तो तब भी यहाँ पर 1 आएगी, बिकॉज यहाँ पर भी हमारे 2 ही फेसेस एग्जिस्ट करेंगे। ये भी क्या है? एक यूनिवेरिएंट कर्व है, जस्ट लाइक अबव।
दोनों कर्व सेम है, ठीक है। बस एक फ्रीजिंग पॉइंट कर्व है सिल्वर की, दूसरी फ्रीजिंग पॉइंट कर्व है किसकी, लेड की। तो ये आ गया हमारा पॉइंट। तो हमने अब तक कर्व को डिस्कस कर लिया। अब आते हैं इस पॉइंट पे ओ पे, दैट इज यूटेक्टिक पॉइंट। पॉइंट ओ, जिसे मैंने क्या नाम दिया, यूटेक्टिक पॉइंट। अब इस पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे एओ कर्व और बीओ कर्व मीट कर रही है, वो कॉमन पॉइंट है। इस कॉमन पॉइंट की जो कंपोजिशन है वो है हमारी 2.6% ऑफ एजी एंड 97.4% ऑफ लेड, ठीक है। ये इसकी क्या आ गई, मेरे पास कंपोजिशन आ गई। और इसका जो मिनिमम टेम्परेचर है, बार बार वही लिख रहा है, 303 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस पॉइंट पर 3 फेसेस हैं। 3 फेस कौन कौन से हैं, लिक्विड फेस, सॉलिड सिल्वर, सॉलिड लेड। तो 3 फेस कौन कौन से होंगे, सॉलिड लेड, सॉलिड सिल्वर एंड लिक्विड। ऐसे ही आप इनमें भी लिख सकते हो कौन कौन से 2 फेस हैं। यहां पर मेरा लिक्विड और सॉलिड लेड था, और यहां पर 2 फेस थे, लिक्विड एंड सॉलिड पीबी। डन। तो यहाँ पे मेरे 3 फेस है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करते हैं। 2 कंपोनेंट, 3 फेस, तो एफ डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 0। 0 का मतलब ये क्या है, इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब होता है इसके जो एक्स और एक्सिस के जो लोकेशंस हैं वो क्या है, फिक्स है। तो फिक्स ही आ गई ना, हर बार आप ओ की यही पोजीशन बोल रहे हो। ये अकेला पॉइंट है जिसकी कंपोजिशन भी फिक्स है और जिसका टेम्परेचर भी फिक्स है। ना आप टेम्परेचर को वेरी कर सकते हो, ना आप कंपोजिशन को वेरी कर सकते हो। तो ये पॉइंट हमारा क्या है, यूटेक्टिक पॉइंट। यूटेक्टिक पॉइंट हमारा मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर से नीचे आप नहीं जा सकते। अब इधर और इधर जो एरिया बचे, इस टाइम पर हम यूटेक्टिक तो बना ही चुके हैं, रेस्ट हमारे पास बचता है इधर सॉलिड, क्योंकि सिल्वर वाला पार्ट है। तो यह यूटेक्टिक प्लस सॉलिड सिल्वर, ऐसे इधर यूटेक्टिक प्लस सॉलिड लेड। डन। तो ये आ गया मेरा पूरा फेस डायग्राम ऑफ 2 कंपोनेंट सिस्टम, जिसमें मैंने किसकी बात करी, लेड की एंड सिल्वर सिस्टम की। डन। अब इसी से हमारा एक और टॉपिक रिलेट करता है, वो है पैट्रिसन प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ डीसिल्वराइजेशन। यह है पैट्रिसन प्रोसेस ऑफ डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड। अब पैट्रिसन प्रोसेस की बात करें तो पैट्रिसन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये प्रोसेस किया था, उन्हीं के नेम पर है। डीसिल्वराइजेशन मीन्स सिल्वर को रिमूव करो, जैसे डिहाइड्रेशन होता है तो वाटर रिमूव करता है। डीसिल्वराइजेशन यानी सिल्वर को रिमूव करना, किससे, लेड से। ओके। अब लेड की बात करें तो लेड का जो मोस्ट कॉमन ओर है वो है गलीना। गलीना यानी कि लेड के जो सल्फाइड्स होते हैं, ये लेड का सबसे कॉमन ओर है जिसमें से लेड को रिमूव किया जाता है। इसके साथ जब लेड को यहाँ पे रिमूव करते हैं, इसके साथ मोस्टली केसेस में जो सिल्वर होता है वो एसोसिएट होता है। इसके साथ सिल्वर एसोसिएट होता है। सिल्वर को हम लेड से रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम सिल्वर को रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो सिल्वर क्या होता है, वो लेड में मिसिबल है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बात की थी, जब हमने फेस बनाए थे तो हमने कहा था यहाँ पे ये दोनों मिसिबल है, एक दूसरे में अच्छे से मिक्स है, हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब हम लेड से सिल्वर को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, तो वहां से उसे सेपरेट आउट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अब सिल्वर को सेपरेट आउट करना है, ठीक है, बिकॉज हमें यहां से लेड अलग चाहिए और सिल्वर अलग चाहिए। तो जब सिल्वर और लेड हमें इकट्ठे मिलते हैं तो उसे हम बोलते हैं आर्जेंटीफेरस लेड। लेड तो यही है, आर्जेंटीफेरस वर्ड यहां से, जहां से सिल्वर का एजी सिंबल जनरेट हुआ है वहां से आया, ठीक है। तो ये सिल्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आयरन वो इम्प्योरिटी वाला पार्ट आ गया हमारा, फेरस वर्ड, और लेड हमारा जो मेन जिसको एक्सट्रैक्ट करना है वो लेड है, ठीक है।
अब एजेंटिफेरस लेड में हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर होती है, ठीक है। अब हमें इसे सेपरेट आउट कैसे करना है, अब इसके लिए हम अपने इसके फेस डायग्राम पे चलते हैं। मैं इसका फेस डायग्राम यहाँ पे दोबारा से बना रही हूँ, जो मैंने फेस डायग्राम पीछे लिया मैं वही बना रही हूँ, बट अब मुझे ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत नहीं है, इसलिए बस मैं जो कॉमन चीजें हैं सिर्फ वो लिख रही हूँ। ये था यूटेक्टिक पॉइंट, ये था ए, ये था बी। ये पिछला डायग्राम में मैंने कोई नाम नहीं लिखे, फ्रीजिंग पॉइंट कर्व है या क्या है, ठीक है। अब हम इसमें एक पॉइंट लेके चलेंगे। लेट मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, से मैं एक्स ले रही हूं। इस पॉइंट से हम यहां वाई तक आएंगे और फिर हम ओ तक जाएंगे। डन। तो हमने यहाँ पर क्या लेना है, एजेंटिफेरस लेड लेना है, ठीक है, जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर है। सबसे पहले आपने इसे क्या करना है, हीट कर देना, इसको हीट करना। अब हीट करोगे, हीट करने पे क्या होगा, आपने इसे इतना हीट करना है कि आपका जो एक कंपोनेंट है वो हमेशा क्या हो, लिक्विड फेस में हो। यानी कि मैं इस पॉइंट की बात कर रही हूं, आपने इसके इस टेम्परेचर से अबव इसको हीट करना है, ठीक है। आपने यहां पर रखा, इसे हीट किया। हीट करने के बाद आप इस पॉइंट पे, अभी एक्स पॉइंट पे आने पे आपने इसको कूल डाउन करना है, टेम्परेचर डाउन लेके जा रहे हैं हम अलोंग एक्स वाई। आपने किसकी क्या करनी है, कूलिंग करनी है अलोंग द कर्व एक्स वाई। तो जैसे ही आप एक्स वाई के अलोंग मूव करोगे, जैसे ही आपका वाई पॉइंट रीच करेगा, वाई पॉइंट क्या है, वाई पॉइंट इस 327 के नीचे लाई कर रहा है। 327 क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर लेड, लेड का मेल्टिंग पॉइंट है। यानी कि वाई पॉइंट पर आकर हमारे पास क्या होगा, थोड़ा सा अभी लेड पार्ट क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई होना शुरू करेगा। एट वाई पॉइंट पीबी क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसी का यहाँ पे डायग्राम बना रही हूं। सबसे पहले हमने क्या लिया, इन दोनों का जो मिक्सचर है यानी एजेंटिफेरस लेड, इसको क्या किया, मेल्ट कर दिया मेल्टिंग फॉर्म में। देन फिर आपने क्या करना शुरू कर दिया, उसकी कूलिंग स्टार्ट कर दी। तो जब हमने इसे कूल किया तो यहां पर क्योंकि अभी सिल्वर तो मेल्ट में ही रहेगा ना, ठीक है, वो मेल्टिंग में ही रहा हमारा, और हमारे पास यहाँ पे क्या आने लगा, थोड़ा सा सॉलिडिफाई पार्ट आने लग गया। वो सॉलिडिफाई पार्ट किसका था, लेड का। ये क्या है मेरा। अब आप इसे और कूल करोगे, और कूल करते जाओ, ठीक है। जैसे जैसे आप इसे ठंडा करते जाओगे, आपका ये सॉलिड पार्ट जो है ये बढ़ने लग जाएगा। डन। अब हम इस पॉइंट पर आ चुके हैं, वाई पॉइंट पे। अब फर्दर हम कूलिंग करते हैं अलोंग दिस लाइन वाईओ। वाईओ के अलोंग अभी हम किस फेस में, हम अभी लेड के ही फेस में, तो हमारा लेड बढ़ता जाएगा। पर जैसे ही हम रीच करेंगे इस पॉइंट ओ पे, ये पॉइंट ओ क्या है, यानी कि मिनिमम टेम्परेचर 303 तक, इतने तक जब आप कूलिंग हो जाएगी, बिकॉज आप कूलिंग करें, आपने थर्मामीटर लगा रखा होगा, जिस टाइम पर ये टेम्परेचर पहुंचेगा, यानी कि हम किस पॉइंट पे पहुंच गए, हम पॉइंट ओ पे पहुंच गए। उस पॉइंट पर ये क्या बन जाएगा, कंप्लीटली सॉलिडिफाई। डन। ये कंप्लीट सॉलिडिफाई हो गया। बट ये कंप्लीट सॉलिडिफाई होने पे ये सॉलिड लेड नहीं बना, ये क्या बन गया, अलोए बन गया। वो अलोए जिसकी कंपोजिशन में 2.6% क्या है Ag एंड 97.4% क्या है Pb। डन। तो हम जब Y से O की तरफ आने लगे तो हमारे पास O पॉइंट पे रीच किया, जो मिनिमम पॉइंट था, इससे फर्दर आप नहीं जा सकते, ठीक है, ये मिनिमम पॉइंट है। इस पॉइंट पर आकर हमारे पास ये पर्टिकुलर कंपोजिशन आ गई, यानी कि हमारे पास क्या हो गया, अलोए हो गया। तो ये था इसका पैट्रिसन प्रोसेस ऑफ डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड। अब क्वेश्चन आता है कि जब स्टार्ट किया था तब भी लेड और सिल्वर का मिक्सचर था, जब एंड किया तब भी लेड और सिल्वर का मिक्सचर है, तो प्रोसेस करके हमें क्या फायदा हुआ।
क्योंकि ये पैट्रीसन प्रोसेस था जिसका नाम था डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड। या तो हमें सिल्वर और लेड को अलग अलग करते, नहीं हम सिल्वर लेड को अलग नहीं कर सकते। बट इस पार्ट पर जब शुरू किया था ये भी लेड और सिल्वर का मिक्सचर था, ये भी लेड और सिल्वर का मिक्सचर था, बट हमें इसके कंपोजिशन नहीं पता थी कि इसमें कितने परसेंट लेड और कितने परसेंट सिल्वर। बट जब हम इस प्रोसेस को करके इस पॉइंट पे पहुंचे हैं, इस पॉइंट ओ पर हमें पता है कितनी कंपोजिशन है, 2.6% ऑफ एजी यानी कि सिल्वर एंड 97.4% ऑफ लेड। इसकी कंपोजिशन हमें नोन है। इतनी कंपोजिशन नोन होने पर यानी अब ये अलॉय बन गया। और जब भी हम किसी अलॉय को यूज करते हैं तो उसकी सारी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उसकी कंपोजिशन पर। इसकी कंपोजिशन नहीं पता थी, बट इसकी कंपोजिशन पता है तो हम इसे अलग अलग चीजों में यूज कर सकते हैं एज अ अलॉय। क्लियर? तो ये आ गया हमारा इसका लास्ट टॉपिक, दैट इज पैट्रीसन प्रोसेस ऑफ डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड। अब इस पैट्रीसन प्रोसेस में हमने क्या किया, यहाँ पर कूलिंग करी है। तो ये होता है हमारा कूलिंग कर्व मेथड। जो हमने मेथड यहाँ यूज किया वो है कूलिंग कर्व मेथड, जो पैट्रीसन ने यूज किया था। अब 2 कंपोनेंट सिस्टम में 2 मेथड्स होते हैं कर्व ऑब्टेन करने के, मींस फेस को अलग करने के। एक तो कूलिंग कर्व मेथड, एक होता है थ्रो मेल्ट पॉइंट, थ्रो मेल्ट मेथड। तो एक बार दोनों मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं रफली कि क्या होते हैं और दोनों में से कौन सा बेटर है। हमारा जो कूलिंग कर्व मेथड है इसकी कई सारी लिमिटेशन होती है, इसलिए इसे ज्यादा यूज नहीं कर सकते। हम यूज करते हैं हमारा दूसरा मेथड, दैट इज थ्रो मेल्ट मेथड। तो अब इसकी लिमिटेशन की बात करते हैं, लिमिटेशंस ऑफ कूलिंग कर्व मेथड। अब कूलिंग कर्व मेथड में एक तरह से हुआ क्या है, मेरे को जैसे मैंने इस पॉइंट की बात करूं, हम इस पॉइंट से यहां पर आए, इसके बाद हमें ये कर्व ऑब्टेन करनी है। तो कुछ ऐसा था, हम यहां पर आए, देन हमारे पास ये कर्व आई और फिर हम अपने नीचे यूटेक्टिक पॉइंट तक आए। कुछ ऐसी कर्व हमें ऑब्टेन करनी थी, मेरी इस डायरेक्शन में थी, ठीक है, मैंने इस तरह से बनाई है। बट जब हम इस तरह से कूलिंग करते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट, ये हमारा एक्स पॉइंट था, ये मेरा वाई पॉइंट था, ये मेरा ओ पॉइंट था पिछले डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो जैसे मैं एक्स से वाई की तरफ आ रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, कूलिंग कर रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि इसमें सुपर कूलिंग हो जाती है और सुपर कूलिंग होने की वजह से यहां पर देखो ये एक ब्रेक है, ये चीज ना ब्रेक आ रही है, ये ब्रेक ना आकर ये कर्व और ज्यादा डाउन चली जाती है, अपने आप कूलिंग कर देती है। तो यहां पर ये इस तरह से कूल हो जाती है और हमारे पास कुछ इस तरह से गैप आ जाता है। हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। हमें कूलिंग कर्व में ये चीज चाहिए। इस पॉइंट से आने के बाद हम अपनी एक्चुअल कर्व को फॉलो करेंगे, बट कई बार सुपर कूलिंग होगी और ये नीचे चला गया, ठीक है। तो इसीलिए कई बार इसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो हम ढंग से नहीं ले पाते। तो रीजन क्या हो जाता है इसकी, सुपर कूलिंग। बिकॉज हमें कूलिंग करनी है तो कई बार वो एक्सेस में कूलिंग हो जाती है, सुपर कूलिंग, और हमारी जो कर्व है वो उसमें ब्रेक नहीं आता। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, बिकॉज इसमें क्या होगा, जैसे जैसे कूलिंग होएगी, कूलिंग होने के बाद हमें उस टेम्परेचर को भी अरेस्ट करना है। कौन से टेम्परेचर को, इस टेम्परेचर को, ताकि हम इससे नीचे ना चले जाए। इससे नीचे हम नहीं जा सकते बिकॉज एक्स नहीं करेगा, बट टेम्परेचर तो नीचे जा सकते हैं ना, ये सारे टेम्परेचर नीचे वाले एग्जिस्ट करते हैं। हमें इस मिनिमम इस टेम्परेचर पे आना है। बट जब हम सुपर कूलिंग कर रहे हैं तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है इतने कम टेम्परेचर को अरेस्ट करना। टेम्परेचर इज डिफिकल्ट टू अरेस्ट ड्यू टू सुपर कूलिंग। इतनी कूलिंग होती है कि एकदम से टेम्परेचर डाउन चला जाता है और हमारा जो मेन पॉइंट होता है, जिस टेम्परेचर को हम चाह रहे होते हैं, वो हमारा स्किप हो जाता है। एंड थर्ड जो इसकी लिमिटेशन है, देखो जब हम यहां से मूव कर रहे हैं तो हमारा धीरे धीरे सॉलिड पार्ट आना स्टार्ट हो गया। इसे हम सॉलिड को स्पैचुला से रिमूव कर रहे हैं, हमारा लेड आ रहा है, यहाँ पे लेड आ रहा है, इसको मैंने रिमूव कर दिया, यहाँ लेड आ रहा है, इससे रिमूव कर दिया, यहाँ पर अलॉय बन रहा है जिसे हम यूज कर लेंगे। डन। अब इसके केस में क्या है, इसी बीकर के अंदर, ये तो एक मैंने इसे गोल में बना दिया, वैसे तो होगा क्या, एक बीकर के अंदर होगा, ठीक है। तो उसी के अंदर हमारा थर्मामीटर है, उसी के अंदर हमारी स्टरर है, उसी के अंदर ही हमारा सॉलिड पार्ट आ रहा है। तो कई बार क्या होता है, ये जो सॉलिड पार्ट होता है वो हमारे थर्मामीटर से स्टिक हो जाता है, और जब वो थर्मामीटर से स्टिक हो जाएगा तो हम इजिली थर्मामीटर की रीडिंग को नोट नहीं कर पाएंगे। तो सॉलिड क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा थर्मामीटर, तो डिफिकल्ट हो जाएगा अपना रीडिंग टेम्परेचर को नोट करना। तो ये थी इसकी लिमिटेशन कूलिंग कर्व मेथड की। तो इससे बेटर हम जो दूसरा मेथड है वो यूज करते हैं इसकी प्लेस पे, दैट इज थ्रो मेल्ट पॉइंट।
अब थ्रो मेल्ट मेथड में हमने क्या करना है, मैं एक रफ डायग्राम बना रही हूं। हम कूलिंग ना करके अब क्या करेंगे, हाँ टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करूंगी, यहां पर आके यहां से यहां तक। अब हम इस कर्व को फॉलो करेंगे, ठीक है। इसे नाम दे दो, ये मेरा ए था, ओ था, बी था, ठीक है। इसे आप कुछ भी नाम दे दो, एक्स, वाई, जेड और जेड डैश, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ए बी सी डी, जो भी आपको सूट करे, ठीक है। आप ये नाम दे दो। अब हमें क्या करना है, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करना है, कूलिंग नहीं करनी, हीटिंग करनी है। हम स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट से, इस पॉइंट से हम वाई पर जाएंगे, हीटिंग करेंगे एक्स टू वाई। वाई पॉइंट मेरा क्या बन जाएगा, वो पार्ट जहां पर हमारा क्या है, टेम्परेचर 303, ये टेम्परेचर तो वही है ना, यूटेक्टिक वाला, ठीक है। तो हम इस पॉइंट पर आए। अब इस पॉइंट से आगे हम जैसे मूव करेंगे, आप चाहो तो ये वाला पॉइंट ले लो, यहां से भी मूव कर सकते हो, ऐसे भी चल सकते हो, ठीक है। तो आपका एक यूटेक्टिक पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जिसकी कंपोजिशन में पता होगी। अब जैसे ही हम इधर से जेड तक मूव करेंगे, जेड पार्ट क्या है यहाँ पर, किसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, हमारे लेड का, यानी कि हमारा एक पार्ट क्या हो जाएगा, पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। एक पार्ट पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में आया। अब इससे हायर टेम्परेचर पे जाओगे, इसके वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे, यानी कि एक पार्ट हमारा पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा। फिर हम जैसे ऊपर की तरफ मूव करेंगे, हमारे पास हमारा दूसरा मेथड आना शुरू हो जाएगा। तो हीटिंग को ऑब्जर्व करना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू कूलिंग। अब इसमें दो वर्ड आते हैं, एक होता है थ्रो और एक होता है मेल्ट। एक होता है थ्रो पॉइंट और एक होता है मेल्ट पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जिसे हम बोलते हैं। थ्रो पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर हमारा मेल्टिंग क्या होगी, स्टार्ट होगी, और मेल्ट पॉइंट वो है जहां पर वो कंप्लीटली क्या होगा, मेल्ट। तो मेल्टिंग में हमेशा एक रेंज लेके चलते ना, सेम वैसे जिस पॉइंट पर मेल्टिंग स्टार्ट हुई उसे हम मैंने बोलना है थ्रो पॉइंट, और जिस पॉइंट पर वो कंप्लीटली मेल्ट हो गया उसे हमने बोलना है उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो ये था थ्रो मेल्ट मेथड, जिसकी जो बेटर है एज कंपेयर टू जो कूलिंग कर्व है, उसकी ज्यादा लिमिटेशन है, इसकी थोड़ी कम होती है। तो हम इसे इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं एज कंपेयर टू दिस, बिकॉज हीटिंग करना है, हीटिंग हमारे हाथ में है, हम हीटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, बट कूलिंग कई बार कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, तो ये था हमारा सेकेंड चैप्टर फेस इक्विलिब्रियम, जो यहाँ फिनिश हो गया। अब अपनी नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर फोटोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।